फिलहाल बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय के साथ हमारी सहयोगी रुचि है, उनसे बातचीत कर रही हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। रुचि। बिल्कुल निशु, देखिए चुनावी अखाड़ा सज गया है और ऐसे में एक तरफ बीजेपी की बात करें, चूंकि प्रमुख विपक्षी दल में बीजेपी रही है 2019 से 24 में, और ऐसे में कई मैनिफेस्टो में पंच प्रण के साथ चुनावी मैदान में है। एनडीए इस बार जीत का दावा कर रही है, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, डबल इंजन की सरकार बनाएगी। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई होने वाली है, हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सीधे इनके पास लिए चलते हैं। सर, बड़ी जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और इस चुनाव के समय में तो क्या लगता है कितना टफ है? देखिए, मैं अपनी ओर से बहुत ही आभारी हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व वर्ग का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह और जगत प्रकाश नड्डा जी, और खास करके राज्य का जो चुनाव देखने के लिए आए ऐसे हमारे शिवराज जी चौहान और हिमंता जी शर्मा, ये सभी केंद्रीय नेतृत्व के लोगों ने इस राजनीतिक संघ एक प्रकार आपातकाल में मुझको इस जिम्मेवारी दिया है और इस लायक समझा है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और मैं आपको यही कह सकता हूं कि किसी चूक से हम 2019 में सरकार में आने से रुक गए, वरना झारखंड की भूमि और यहां पर रहने वाले मतदाता भाजपाई हैं और झारखंड, भाजपा जो है वो झारखंड के लिए समर्पित है। हमने झारखंड को बनाया है, हम झारखंड को बचाएंगे, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है। और ये बात मैंने अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया है कि जनता के बीच बताओ कि मैंने ही झारखंड बनाया, भाजपा ने बनाया, भाजपा ही बचाएगी। चलिए, ये सवाल उठता है कि भाजपा ने झारखंड बनाया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन क्रेडिट तो कहीं और लिया जाता है और ये कहा जाता है कि हमने आंदोलन किया था, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान देने की बात कही थी। निशु, देखिए दर्शकों को यह भी याद दिला दें कि 2019 में जो मैनिफेस्टो में जो वादे थे उसमें युवा, गरीब, किसान की बात तो थी ही, खास करके आंदोलनकारी जो थे उनके हक और अधिकार की भी बातें हुई थी। तो क्या बीजेपी अगर सत्ता में आती है, जनता विश्वास जताती है, तो आप क्या करने वाले हैं? पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि झारखंड का राजनीतिक सौदा जेएमएम और कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर 2000 तक किया। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी, आडवाणी जी ने जब गृह मंत्री का भार संभाला था, तब वहां उन्होंने यहां की दर्द को समझा था। उसके पहले तो जेएमएम यहां आतंक का राजनीति करता था, खेत खलिहान लूटते थे, लाल खंड का नारा देते थे, सामाजिक विद्वेष पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकते थे, और जो चुनाव जीत करके जाते थे वो आरजेडी के हाथ में बिकते थे या कांग्रेस के हाथ में बिकते थे। इतिहास गवाह है। लालू जी की सरकार बनाने का सपोर्ट किया था जेएमएम ने। मैं झारखंड की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, नरसिम्हा राव जी का कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए 50-50 लाख में जेएमएम ने अपने सांसदों को बेचा था। आज तक उसका मुकदमा का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो ये तो सौदागर थे, हमने समाधान दिया। चलिए, आरजेडी सुप्रीमो की बात भी उस समय जब आंदोलन की लड़ाई चल रही थी और उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर, उस समय लालू जी ने ये बयान दिया था, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और जो ये कहता था कि लाश पर बनेगा, उसकी सरकार बनाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने सपोर्ट में करती थी। कांग्रेस चाहती तो जयपाल सिंह मुंडा ने 1952 में अलग राज्य के सवाल पर यहां पर पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। कांग्रेस चाहती तो कब का राज्य बनता, लेकिन इनको राज्य बनने से घाटा हुआ, इनको राजनीतिक सौदेबाजी का इनका बाजार खत्म हो गया। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के दबे कुचले उपेक्षित जंगल में रहने वाले भाइयों के दर्द को समझा, यहां की खनिज संपदा के महत्व को समझा, विकास की संभावनाओं को देखा और अलग राज्य दिया है। तो इस राज्य के तो वास्तव में बीजेपी के कोख से पैदा हुई है, और हम इस राज्य को किसी भी हालत में
बेहाल नहीं होने दे सकते हैं, इसको असुरक्षित नहीं होने दे सकते हैं। और हम उसके लिए संघर्ष किया है। 18 साल के शासन में हमने झारखंड में विकास का काम किया, खेत खलिहान को सुरक्षित किया, नक्सलवाद को रोकने का काम किया, समाप्त करने का काम किया। आज फिर से अपराधी और नक्सली सर उठाने लगे हैं और वो झारखंड के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हम सारी सुविधाएं दे दें लेकिन जीवन यदि अशांत है तो उसका कोई उपयोग नहीं। और यदि झारखंड के आम लोगों की जिंदगी सुरक्षित है, शांति है, तो उसमें इतना सामर्थ्य है यहाँ के लोगों में कि वो खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेगा। बिल्कुल, तो कार्यकारी अध्यक्ष है सर, बड़ी जिम्मेवारी भी है। अगर सत्ता सौंपी जाती है, फिर से पुनः सत्ता आएगी। हालांकि जेएमएम लगातार ये कह रही थी कि ज्यादा समय तक शासन जो है वो बीजेपी का रहा है, आज राज्य की स्थिति बदतर है तो उसके जिम्मेवार हैं। लेकिन क्या जितना 18 साल पर 5 साल भारी पड़ गया, यानी 5 साल में ज्यादा करप्शन हुए, कई वादे थे सर, युवाओं की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, महिला अत्याचार की बात करें, तो ये सारी चीजें आपके नजर में बढ़ी हुई हैं या फिर कम हुई हैं? 5 साल की उपलब्धियां रही हैं या 5 साल झारखंड के लिए अभिशाप जैसा रहा? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, झारखंड की जनता इस बात का विचार कर ले। झारखंड के किसान ने अपने खेत झारखंड बनने के 20 साल पहले छोड़ दिए थे। क्यों? लाल झंडा के नाम पर चतरा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, यानी पूरा क्षेत्र खेत खलिहान डिस्टर्ब हो गया था। लोग खेती छोड़ के भाग गए थे, लोग लाल झंडा गाड़ते थे, लोगों की हत्याएं हो रही थी, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मर्दों को निकाल दिया जाता था, जंगल में पहरेदारी करो, और उग्रवादी घुस करके महिलाओं के साथ बदतमीजी करते थे। और महिलाओं ने पहली हत्या की, मारने का काम किया था उग्रवादियों को। हम वो दिन भूले नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं कि राजद के शासन काल में संयुक्त बिहार में 20 वर्षों में जो हालात बिगड़े, उसको बनाने के लिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ा था, जंगलों में घुसना पड़ा था प्रशासन के साथ, और तब झारखंड बना। और आज जो विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद पर रखा हुआ है। अभी ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री ने, उसकी बुनियाद किसने रखी? सरकार तो कह रही है कि मैंने ओवरब्रिज बनाया। आपने उद्घाटन किया है। जिस विधानसभा में बैठ रहे हैं उसको किसने बनाया? एशिया का सबसे बढ़िया विधानसभा है, भाजपा के शासनकाल में बना। हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया हाईकोर्ट बना है, किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया है। यहां पगडंडियां भी नहीं थी। पूरे झारखंड में आज एनएच और पीडब्ल्यूडी के डबल वे, 4 वे रोड जो दिख रहे हैं किसके दिए हुए हैं? कानून व्यवस्था को संविधान के तहत लाने का काम किसने किया? इन्होंने तो 5 वर्षों में पूरी तरह से फिर से कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वरना दुमका की घटना किसको याद नहीं करेगा? एक बेटी को हवसी ने हवस का शिकार बनाना चाहा, उसको हवस का शिकार नहीं बना पाया तो जिंदा पेट्रोल छील करके आग लगा दी। मैंने अपने 65 साल की जिंदगी में कभी ऐसा विभत्स दृश्य को कल्पना नहीं कर सकता था। अभी गोविंदपुर में एक बहन को 4 बलात्कारियों ने बलात्कार किया, उसके 25 टुकड़े कर दिए। रोज घटनाएं घट रही बलात्कार की। अभी 2 दिन पहले फिर से एक बार लातेहार पांकी के जंगल में उग्रवादी घूमते हुए पकड़े गए। महिला सुरक्षा के लिए आपके पास क्या खाका होगा सर? महिला सुरक्षा के लिए आप क्या? शासन का नियत साफ हो जाए, ये पता चल जाएगा अपराधियों को और ऐसे असामाजिक तत्वों को कि सरकार कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको हम ढूंढ निकालेंगे। यूपी हमारा उदाहरण है। बीजेपी का शासन जहां भी हुआ है, हमने अपराधियों से समझौता नहीं किया, हमने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया। हम सत्ता की परवाह किए बिना भी उनको दमन करने का काम करते हैं। तो बीजेपी आएगी और यह संदेश चला जाएगा कि महिलाओं की प्राथमिकता इनके ऊपर है। मोदी जी ने पहले ही कहा है, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। हमारा तो ये डीएनए में है कि मातृशक्ति को हम पूजा करते हैं और हमारी प्रायोरिटी होगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी बीजेपी के शासन के बाद कि हमारी बहु बेटियों की तरफ आंख उठा के देख ले।
बिल्कुल, महिलाओं को केंद्र बिंदु इस बार चुनाव में रखा गया है। और चूंकि महिलाओं की बात एक तरफ मैया सम्मान की बात हो रही है, दूसरी तरफ गोगो दीदी योजना, यानी महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखा गया है। युवाओं की बात कर लेते हैं सर। हाल ही में विपक्षी पार्टियों का दबाव था, दबाव ही कह लेते हैं, चूंकि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, तो एक सहानुभूति जताना, उनके यहाँ जाना, ये देखने को नहीं मिला। रुचि जी, मैं एक बात बहुत विनम्रता से फिर कहना चाहूंगा, मैया योजना में 2000 दे देना, या मैं ही गोगो दीदी में 2100 का घोषणा किया हूं, यह सम्मान का रूप नहीं है। उनकी जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं। सम्मान अपने आप में पैसे से नहीं तोला जा सकता। ये दिल की पुकार है, ये हमारी संस्कृति है। हम उसको भगवती के रूप में पूजा करते हैं अपने घर की छोटी बच्चियों को। सम्मान का भाव वहां से निकलना चाहिए। पैसे देकर के महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला वो है जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानता है। बीजेपी का डीएनए कुछ और है। जहां तक युवाओं का सवाल है, पिता का कसम खाकर मुख्यमंत्री बने या कहा कि पिता की कसम 5 लाख को नौकरी देंगे, क्या दिया? कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? किन बेरोजगारों को, युवा को रोजगार दिया? ये 5 साल तक परीक्षा लेते रहे, कैंसिल करते रहे और इसी में गुजर गया। और अभी आपने स्वयं चर्चा की, कल्पना कर सकते हैं, नौकरी के लिए गए थे, प्राण गंवा के आए। सिपाही की नौकरी के लिए यानी 3 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। आप यदि उसको 6 महीने का, 8 महीने का रिहर्सल का अवसर देते, तो प्रैक्टिस करके मेरा बच्चा जाता, तो ये आज वो मरता नहीं, नौकरी खोजने गया। और आप जान रहे थे कि 1 महीने बाद आचार संहिता लगने वाला, मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। 18 बच्चे मेरे मर गए। 18 परिवार की कल्पना और उसके सपना खत्म हो गया। इसका ये हत्या का पाप किसके ऊपर है? लौटा सकता है क्या जीवन? और जो उन्होंने किया वो आगे लागू होगा, इसकी गारंटी कहां है उनके पास? अब तो उनकी सरकार जाने वाली है। हम तो छानबीन करेंगे सही तरीके से विज्ञापन निकला था कि नहीं, और बच्चों के साथ ये दुर्घटनाएं हुई, उसके पीछे कारण कौन से थे? अच्छा, कोविड का वैक्सीन भी बताया जा रहा था। चलिए, सीता सोरेन का मुद्दा अभी काफी तूल पकड़ रहा है। एक तरफ सभी बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के ही नेता नहीं, कई लोग इसकी भर्त्सना करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई आवाज उठी नहीं। मैं तो कहता हूं कि ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिसमें अपना नैतिकता खत्म हो जाए, ईमान खत्म हो जाए और अपने लाज शर्म चला जाए। यानी एक परिवार में 2 जगह से लड़ने का इतिहास पुराना है। एक ही परिवार के 2 दलों से लोग लड़ते रहे, लेकिन इतनी निकृष्टता पर उतर जाए। शिबू सोरेन की बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी मेरे मित्र थे, उनकी बहू है, पत्नी है। मुख्यमंत्री को यह भी नहीं ख्याल आता है कि मेरी वो पूज्य भाभी है। अफसोस तो जाहिर करो। और ये हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी जैसा दुकानदार बैठा रहेगा तो नफरत ही फैलाने का काम करेगा। नफरत का बाजार गर्म हो गया, तो मोहब्बत की दुकान से नफरत का पैगाम देने वाला आज और उसका दुकानदार चुनाव लड़ रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ी भी कांग्रेस में नैतिकता हो और हेमंत सोरेन में थोड़ा सा भी यदि शर्म हो तो इन्हें मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को उनका टिकट वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, तो राजनीति अपनी जगह है, नैतिकता अपनी जगह है, और थोड़ी सी नैतिकता तो रहनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं से ये सोशल मीडिया पर ही जो बयानबाजी होती है उसी पर जाकर के इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। आज तक ये उम्मीद रही। वैसे ही उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जिनकी मौत हुई थी उनके लिए भी संवेदना नहीं आई थी। चलिए, एक पार्टी 1-1 लाख रुपया फिर भी हमने जो मरे उनको सारे परिवारों को ले जाके बीजेपी ने अपने तरफ से दिया। मैं सत्ता पक्ष की बात कर रही थी। जी जी जी। चलिए सर, चुनावी मैदान में है और
मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे में जो मुख्य मुद्दे हैं, आपकी प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है वो कौन कौन सी होगी? भारतीय जनता पार्टी ने जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सामने लाए हैं पंचप्रण के रूप में, जिसमें गोगो दीदी को, यानी हम बहनों को एक प्रकार से उनको घर चलाने के लिए, रसोई घर को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री तो पहले से भी मुफ्त में अनाज दे ही रहे हैं। आज की तारीख में कोई गरीब के परिवार में ऐसा नहीं है जिसकी मां ये चिंता करे कि हमारा बेटा भूखे तो नहीं सो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की कृपा अभी भी है और उनका योजना है, लेकिन हमने ये कहा है कि 2100 रुपया हर एक बहन को 11 तारीख को मिलेगा उसके खाते में। ये एक आम आदमी के चूल्हे की जरूरत को पूरा करने के लिए एक सहायता होगी। हमने नौजवानों को कहा कि जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 2 वर्षों तक वो अपना रोजगार तलाश सकें, नौकरी प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, तो सहायता के रूप में एक सहयोगी की भूमिका, जैसे मां पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, सरकार अपने नौजवानों को पैर पर खड़ा होने के लिए 2000 रुपया महीना 2 वर्षों तक देगी। हमने कहा है कि गैस सिलेंडर हम देंगे। हमने ये पंचपर्ण के रूप में जो आम आदमी की जरूरत है, हर साल में 2 त्योहारों पर 2 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। तो हमने जो ये विषय तय किया है, ये तो हमारी आम आदमी की और हमारी बहनों की जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में भी उनकी चिंता मुक्त हो सके, इस दृष्टि से हमने घोषणाएं कर दी है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के सभी वर्गों की, जैसे कांग्रेस की चिंता मुसलमान की है, इसलिए सांप्रदायिकता पैदा करता है, उनको सांप्रदायिकता पैदा करके वोट लेना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी गैर आदिवासी करता है, उसका वोट लेना है, उसको तब विभाजन करना है। क्या आदिवासी का विकास हुआ? आपने आदिवासी का नाम लिया सर, आजादी। आरजेडी उनके साथ है, वो जातिवाद का नंगा नाच कर रहा है। आज भी उसके पास 6 सीट दिया है, तो 3, एक संजय सिंह यादव हैं, एक सुभाष यादव हैं, एक संजय यादव हैं और 2 रिजर्व है। यानी उनके पास समाज का कोई वर्ग ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता, यादव समाज के प्रतिनिधि हमारे पास भी हैं। तो एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ सांप्रदायिकता है, एक तरफ वर्गिक विभाजन है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड का आदिवासी समाज, दलित, सवर्ण, जिसको फॉरवर्ड क्लास कहेंगे, वैश्य, पिछड़ा, सबका एक समन्वय स्थापित करके शांतिपूर्ण जीवन जीने वाला, सामाजिक समझौते के साथ, सामाजिक एक सहभागिता के साथ झारखंड का जीवन चले। झारखंड की धरती पर कभी जातिवाद नहीं हुआ, आदिवासी गैर आदिवासी कभी लड़ाई नहीं लड़े। ये जो कुछ भी लड़े जेएमएम वालों ने लड़ाया, क्योंकि आप देखिए जब झारखंड नहीं बना था तब भी बीजेपी यहां लीड करती थी, जेएमएम से ज्यादा हमें सीट आता था। कांग्रेस हमारे बराबर में कभी सीट नहीं लाया, हम बराबर यहां पर 30 से 35 सीट तक जीतते रहे। बाकी पार्टियां कोई 5, कोई 7, कोई 10, कोई 16। तो भाजपा की भूमि, झारखंड की भूमि भाजपाइयों की है, और यहां जाति के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर कभी राजनीति नहीं हुआ, संयुक्त बिहार में भी। लेकिन उसी समय के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उसी संस्कृति से पले बड़े हैं, झारखंड को बर्बाद करने पर तुले, यहां सामाजिक जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। हम बर्बाद नहीं होने देंगे झारखंड को। यहां अमन चैन की जिंदगी वाली झारखंड हम देंगे। संभावनाएं इतनी है झारखंड में, यहाँ की खनिज संपदा के आधार पर, यहाँ वन संपदा के आधार पर, खेती योग्य जमीन के आधार पर, कि हमारा समाज स्वयं सुदृढ़ हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा और झारखंड देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा। बिल्कुल। तो सर्वांगीण विकास के संदर्भ में बीजेपी का दावा है, वादा भी है। हालांकि भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया, भ्रम की स्थितियां लाई गई और तभी जाकर के 2019 में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करेगी
ये उम्मीद के साथ जनता ने जन समर्थन दिया था। अब इस बार बीजेपी के जो पंच प्रण है उसमें युवाओं का भी ध्यान रखा गया है, महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। युवाओं की बात कर लेते हैं सर। जो वैकेंट हैं, जो सीटें वैकेंट हैं राज्य में, अभी भी 2 लाख से अधिक ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं, तो उसको सृजित करने के लिए उसका जल्द से जल्द सृजन होगा। और यह कहा भी गया है कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम उन पदों को भरने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए सर ऐसा ना हो कि 2019 वाली स्थिति तो नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। भाजपा जो कहती है वो करती है, और हमने ये तय किया है कि पहले कैबिनेट की बैठक में 2,87,000 जो हमारे पास रिक्त पद हैं, सृजित पद हैं, हमारे पास योग्य उम्मीदवार हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की जितनी नौकरियां हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है वो सिर्फ झारखंड वासियों को मिलेगा, झारखंड के लोगों को मिलेगा। उसमें उनका पूरी तरह से 100% झारखंड के लोगों के लिए है। और वो सामान्य वर्ग से लेकर के जो जरूरत है, सामाजिक व्यवस्था है, आदिवासी हमारे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के बीच में वो सब वितरण होगा। उसमें हम स्थानीयता को पूरी तरह ध्यान देंगे। और मैं समझता हूं कि ये पीड़ा ना होती तो ये राज्य नहीं बनता। इसलिए आप विश्वास मानिए कि जितने पंच प्रण के जो भी हमारे हैं, चाहे वो रोजगार देने का मामला है, नियुक्ति का मामला है, किसान का मामला है, गोगो दीदी का मामला है, महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का मामला, ये सभी हमारी प्रायोरिटी होगी और ये प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। और जिसको राजनीतिक प्रशासनिक जिम्मेदारी मानते हैं कि झारखंड को जीने लायक बनाएंगे, झारखंड को रहने लायक बनाएंगे। हम बताएं, मैं उद्योग मंत्री था, उसमें मैंने मात्र 1.5 वर्षों के शासनकाल में 24 MOU किया था उद्योग स्थापित करने। कई उद्योग स्थापित भी हुए, लेकिन बाद में JMM के लोगों ने उनको चलाने नहीं दिया। उद्योग की संभावना यहां पर है, बातें बहुत लंबी है। हमने उस दिनों बालू फ्री किया था, जब मैं माइंस मिनिस्टर था, झारखंड के जनता के लिए मैंने बालू फ्री कर दिया था। और आज बालू मिलता नहीं, फिर मैं फ्री करूंगा। बालू की बात आई है सर, सरकार ने कहा था हाल में ही, कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है, कि जो टैक्स नहीं भरते हैं, टैक्स पेयर की बात कर लेते हैं, उन्होंने सदन के अंदर ये बातें कही थी कि बालू फ्री मिलेगा। क्या लगता है, बालू कहीं फ्री मिल रहा है? आज तो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन भाजपा ने पहले भी दिया। झारखंड के स्थापना के साथ मैं माइंस मिनिस्टर था, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, हमने कहा था गांव के गरीबों को या आम आदमी को घर बनाने के लिए झारखंड में कुछ तो फ्री मिले। तो मिट्टी बस ईटा बनाने का काम हमने फ्री करवाया और नदी से बालू निकालकर आम आदमी को फ्री में उपलब्ध कराया। बाद में इन लोगों ने बालू बेचना शुरू किया। और शिबू सोरेन जी की परिवार, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया जानती है कि बॉम्बे के ठेकेदार को ला करके बालू उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया और करोड़ों रुपए लिए। कुछ चीजों को नक्सल बहुत हत्या करते हैं, लेकिन वो सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। जो नक्सली हत्या के आरोप में जेल गया और सबूत के अभाव में छूट गया, उसी ने बाद में बाबूलाल मरांडी जी के पुत्र की हत्या की। लेकिन कानून के नजरों में यदि सबूत के अभाव में छोड़े, भले छूट जाए कोई, समाज की नजरों में कोई बच नहीं सकता। बालू बॉम्बे के ठेकेदारों के हाथों बेचने वाला कोई है तो JMM है और हेमंत सोरेन जी के परिवार है। तो आज हमने ये घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी और फिर हम बालू फ्री करेंगे, लेकिन बाहरी वालों के लिए ही नहीं, माफियाओं के लिए नहीं। बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनेंगे, उसमें तो ऑटोमेटिक हमारे जो सरकार के रॉयल्टी है उसके अनुसार पैसा आएगा ही। हमने फ्री करने के बाद भी माइंस डिपार्टमेंट का आमदनी बढ़ा दिया था, रिकॉर्ड है, देख लिया जाए। और बालू फ्री करके हम बालू से आमदनी भी बढ़ा देंगे, वो कला आती है।
बिल्कुल। तो बालू को कैसे, यानी कि जो बालू माफिया है वो कैसे हावी रहे हैं, कितनी अनियमितताएं रही हैं, ये सब चीजों पर विपक्षी पार्टी बीजेपी की नजर रही थी। पूरे 5 साल इन्होंने कार्यकाल को भली भांति देखा, समझा और जनता तक पहुंच भी रहे हैं। जनता भी आज कहीं कहीं त्राही त्राही कर ही रही है। लेकिन फिर से आते हैं सर कि एक बहुत ट्रेंड हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नेशनल लेवल पर चल रहा है। देखिए, राष्ट्रवादी ताकत यदि बटा तो विदेशी षड्यंत्र इस देश में इतना हावी है कि वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये बात यदि उठी है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इसके भावार्थ समझने की कोशिश किया जाए। हम बटे यानी देश के प्रति और राज्य के प्रति, समाज के प्रति अपनत्व का भाव रख करके काम करने वाली राजनीतिक शक्ति यदि बट गई, समाज यदि बट गया, तो राष्ट्र विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें, झारखंड विरोधी ताकतें और इस देश के प्रति जो नफरत पैदा करने वाले हैं वो हमें सत्यानाश कर देंगे, हमें जीने लायक भारत नहीं रहने देंगे। बांग्लादेश की घटना सामने है, पाकिस्तान उदाहरण है। हम जहां भाईचारे के साथ रहते हैं वहां पर हम भारतीय संस्कृति के साथ रहते हैं, एक दूसरे के सहभागी बनते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो। लेकिन जो लोग ईसाई को सिर्फ ईसाई समझते हैं, जो लोग मुसलमान को सिर्फ मुसलमान समझते हैं, वो सामाजिक सौहार्द पैदा नहीं कर सकते। हम मुसलमान को मुसलमान मानते हुए हिंदुस्तानी मानते हैं। उनको समझने में हो सकता है कुछ लोगों को देर लगे। हम ईसाई में भी ईसाइयों को भारतीय मानते हैं। जो नहीं अपने आप को मानते हैं और जो विभाजन करेंगे तो भारत टूट जाएगा, और टूटना ही कटना है। इसीलिए हम झारखंड के समाज को बचाएंगे, एकजुट रखेंगे, और उसकी अग्रिम भूमिका जो है स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी ताकत के रूप में हिंदू समाज निभाता है, निभाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी अधिक है। लेकिन हम राष्ट्रवादी ताकत को एकजुट रखने के लिए यह कहेंगे कि यदि हम टूटेंगे तो कटेंगे, अर्थात ये देश कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। तो राष्ट्रीयता का भाव रखे, ये नहीं कि कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, हम राष्ट्रवादी हैं और भारतीय हैं, एक भाव रख करके चलना है। और यही इसका मतलब यही है, ये नहीं कि हम हिंदू, मुसलमान और ईसाई करें, राष्ट्रीयता का भाव रखें। सर, अंतिम सवाल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं, जो मां बाप पुत्री को पैदा करता है, दर्द सबसे अधिक उसी को होता है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का निर्माण किया। हम अपना फर्ज समझते हैं और नैतिक दायित्व है मेरा। झारखंड को अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी के सपनों का झारखंड बनाना चाहते हैं, और इसका नेतृत्व करने लायक यदि कोई व्यक्तित्व आज देश में है तो नरेंद्र भाई मोदी है, जो हर घर की चिंता कर रहा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, सवर्ण, पिछड़ा, सबकी चिंता। उदाहरण है, सबके लिए उन्होंने सुरक्षा दी है, सबको आरक्षण दिया है। सभी को समझने की जरूरत है। इस प्रकार का संतुलित व्यक्तित्व भारत के आजादी के इतिहास में, शासन में कभी हुआ नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा। और लोग यही मैं कहूंगा कि किसी प्रकार के बहकावे में ना आए, किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। बीजेपी उनका सेवक पार्टी है। हम राजनीति संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। विश्वास करें, भाजपा को मदद करें, कमल फूल को पर अपना समर्थन लगाएं। हम भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ इस राज्य को सुसंपन्न बनाएगी। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत माता का जयकारा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, कई भाजपा नेता, ये तो हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी थे, लेकिन देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, ये कहना है कि मोदी की गारंटी है। यानी कि जैसे लोकसभा इलेक्शन के बाद एक 100 दिन का समय रखा गया था, वैसे ही एक लिमिट टाइम में ही उन कार्यों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। और जो पंच प्रण है वो बीजेपी पूरा करके रहेगी। हालांकि अब चुनावी मैदान में है,
कौन किसके दावे में कितना दम होता है, और अब तय जनता को ही करना है। जनता जनार्दन तय करेगी कि किसका यहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी या फिर जनता कुछ और तय करेगी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।